मैं और हमारा अब राइजिंग पाकिस्तान के सेगमेंट में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं कि जिनकी बातें सुन के, जिनकी कहानी सुन के यकीन जानिए हम तो बहुत इंस्पायर हुए। आपको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर भवानी शंकर चौधरी साहब, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं, फॉर्मर डीन है मेहरान यूनिवर्सिटी में शोबा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और डॉक्टर साहब की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और हम चाहेंगे कि इस कहानी का कहीं ना कहीं से कुछ चैप्टर्स आपको सुनाएं। थरपारकर के एक दूर उफ्तादा गांव में डॉक्टर साहब पैदा हुए और उस वक्त तो बिल्कुल भी ना पानी ना बिजली, कोई सहूलियात नहीं। ऊँटों पे जी आप सफ़र किया करते थे, तो ये ऊँटों पे सफ़र करते करते कैसे विलायत पहुँचे, कैसे बाहर से पढ़े, ये सारे माशाल्लाह अब जब मुड़ के देखते हैं तो ये कहानी क्या ख्वाब सा नहीं लगती? बिल्कुल। मुझे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एक मौका मिला है कि मैं ये इंस्पिरेशन स्टोरी, लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, मैं कहता हूँ आप इस वक्त तो हम ग्लोबल विलेज कहते हैं कि वी आर इन द ग्लोबल विलेज। जो आज MIT में पढ़ाया जा रहा है आधे सेकंड में यहाँ पे पता चलता है कि वहाँ क्या एजुकेशन हो रही है। लेकिन अगर हम 50-55 साल पीछे जाकर देखें कि उस ज़माने में जब थरपारकर में वहाँ से पढ़ना, जहाँ जैसे आपने बिल्कुल राइटली आपने बताया कि न पानी हमें लाना पड़ता था, कोई 2-3 किलोमीटर से स्कूल भी हमें जाना पड़ता था, 1.5-2 किलोमीटर पे स्कूल होता था, जो सारे छोटे छोटे कस्बे उनके बच्चे वहाँ प्राइमरी स्कूल में जाते थे। और ये हम एक खेखड़ा देखते थे, उसको ट्रक कहते थे, GMC बिल्कुल, बिल्कुल। वो चलती थी, कभी कभी हफ्ते में एक बार आई कुछ चीज़ें आती थी, लेकिन ज़्यादा ऊँटों पे ही सफ़र होता था। तो ये एक मैं छोटा सा वाक़या बिल्कुल बताऊं। जब मैं 5वीं जमात में था, इत्फाक से मैं पोजीशन होल्डर भी था, मैं उस ज़माने में मुझे ये था कि मैं अपनी क्लासमेट को पढ़ाता था। जो मेरा एक मेरी जो कामयाबी का राज है ना, उसको मैं रिपीटेडली कहूँगा, टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना। एक हमारा टेलर मास्टर था उस गांव में, उसका एक भाई था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। अच्छा। वो जब आया तो मेरे वालिद साहब ने कहा, वो भी टीचर थे, तो कहा इनको पढ़ाएं। लेकिन पहले 3 साल मेरी पहली पोजीशन आती थी, लेकिन चौथी साल प्राइमरी से उसकी फर्स्ट आई, मैं सेकंड क्योंकि एज में भी 3 साल बड़े थे और हर एक का गॉड गिफ्टेड इंसान अपने तरह होता है। तो वो मेरा जो एक हेल्प, दूसरों को मदद करना, मैं दोबारा इस चीज़ पे भी थोड़ा सा फोकस करूँगा जब अब मैं इंजीनियरिंग में आया। अच्छा, तो मैं 5वीं में जब था तो एक टीचर थे, पढ़ा रहे थे, उस्ताद के कायद-ए-आज़म पे एक लेसन बता रहे थे कि वो क्योंकि 14 अगस्त नज़दीक आ रही थी तो हमें तैयार कर रहे थे 14 अगस्त के प्रोग्राम के लिए थर में वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म आला तालीम के लिए विलायत गए, वहाँ से पढ़ के आए, हमें आज़ादी दिलाई, ये किया। तो एक 5वीं जमात का बच्चा 9 साल का, मेरे जहन में तो यही आया कि जो हम के थर के छोटे छोटे कस्बों में हैं, तो वलायत शायद हमारे गांव से कोई बड़ा गांव है, यहाँ से 2-4 टीले दूर होगा। मैंने टीचर को कहा हमें भी थोड़ा सा वो दिखाएं ना, हमें भी घुमाएं, वहाँ जब 14 अगस्त को जाएंगे तो वहाँ पे भी हम होके आ जाएं। तो वो मुझे बिल्कुल याद है अभी तक कि उस टीचर ने जो वर्डिंग की, उसने जो जिक्र, उन्होंने कहा कि विलायत जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि विलायत नज़दीक नहीं है, विलायत आपको उड़ के जाना पड़ेगा। उसने बाकायदा ऐसे बना के दी, उड़ के जाना, जहाज़ वगैरह का नहीं कहा कि उड़ के जाना पड़ेगा। तो दैट वाज द डे। अब 5वीं में जब मैं मैट्रिक में आया, मैंने अपनी डायरी लिखना शुरू की। उसी डायरी में अभी तक मेरा खाली इतना लिखा हुआ है कि मैंने एक सवाल पूछा था और उन्होंने विलायत का कहा और मुझे विलायत ज़रूर जाना चाहिए। ये मैट्रिक से जब से डायरी शुरू की। और जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में आया तो उस ज़माने में जो FSC होता था, मैं एक मीरपुर ख़ास में आया, जो हमारे उस डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का उस वक़्त कैपिटल था। अभी तो मिट्टी है थर का, लेकिन उस वक़्त ये बहुत लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। मीरपुर ख़ास में कॉलेज था, शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज, लेकिन कोई हॉस्टल नहीं थी। अच्छा। तो मुझे पता चला कि यहाँ मीर तालपुरान का पुराना खैरियाती मुसाफर खाना है, वहाँ की कोर्ट के सामने। मैनेजर के पास गया, मैंने कहा मैं थर का बच्चा हूँ, वाल साहब मेरे प्राइमरी टीचर है, मैं और जगह तो नहीं रह सकता, पढ़ने का मुझे बड़ा शौक़ है
और मुझे अगर अकोमोडेशन दे दें, उन्होंने कहा आपको टेम्पररी देंगे 1-2 महीने के लिए। ठीक है। मैं मैनेजर के पास जब बैठा, उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो रोज़ के 30 कमरे होते थे, क्योंकि वो मुसाफिर आते थे ज़्यादा थर से ही इलाज कराने, जब वो वापस जाते थे तो उनको वो लिखता था एंट्री, वो चेक इन चेक आउट। तो मैं उसमें थोड़ी सी हेल्प की। कहता तुम तो बहुत काम के हो, तुम्हारे लिए परमिशन लेता हूँ, 2 साल तुम पढ़ते हो, तुम इधर ही रहो। तो 2 साल आप उस मुसाफिर 2 साल में मुसाफिर खाने में रहा, खाना मैं अपना बनाता था, उसमें सारी फैसिलिटी थी, किचन वगैरह भी होता था। बाहर पढ़ने कहाँ गए आप? अच्छा, उसमें बिल्कुल मैं, मुल्क कौन सा था? मैं यूके इंग्लैंड से। अच्छा, वाकई विलायत गए फिर आप? विलायत इंग्लैंड गया हूँ, और उसकी भी स्टोरी ये है कि जब मैंने इंजीनियरिंग का FSC दी, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, कॉलेजेस लेवल पे इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, मुझे बात करना बीइंग एजुकेशनिस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक वो पीरियड था 74 75 उस समय 6 में कुछ इतनी एजुकेशन जो कॉलेज लेवल की थी उस वक्त भी कम होना शुरू हो गई थी। बहरहाल कुछ सेल्फ स्टडी और पढ़कर जब मैं इंजीनियरिंग में आया, तो वहाँ जब टीचर पढ़ाने लगे तो क्लास में जो थे उनको कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा, मुझे भी कम आता था, लेकिन मैंने कहा मेरा एक बचपन का मेरे जहन में भरा हुआ था, वाल साहब भी टीचर थे, मैं क्लासमेट को समझाता था कि ये चीज़ है, जो भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, फ्लूइड डायनामिक्स का है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का है, मैंने देखा कि उससे 90% चीज़ें मुझे क्लियर हो रही हैं, वो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं। तो जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग की, मैं वहाँ पोजीशन होल्डर आ गया, टॉप पे आया, तो मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा आपको लेक्चरर भी हायर करते हैं और आपको हम कायद आज़म अवार्ड स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है 5 साल के लिए, इंग्लैंड अमेरिका जहां आप जाएं। वाह वाह। तो इंग्लैंड में फिर किस यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ये होम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन है। साउथहैम्पटन इज अ होम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे लास्ट वाइसरॉय थे। हमारा क्या ये ऐसे ये होते हैं लोग, हम समझते हैं कि भाई तौसीफ साहब तब से चुप बैठी हुई हूं, मैं सुन रही हूं उनकी कि ये तो एक ख्वाब सा लगता है कि जैसे इन्होंने जो है ना स्ट्रगल की, फिल्मी स्टोरी लगती है बिल्कुल, कि ऊंटों पे आए और इस तरह और फिर एक्चुअली जहाज में बैठ के फिर जहाज में बैठे और विलायत। डॉक्टर साहब, आपके अभी हम डॉक्टर साहब पे अगर कट करें, और आपका जो नेम स्ट्रिप आवेजा है, इसमें लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर एमेरिटस। इसका क्या मतलब है? हमारे लिए तो सारे प्रोफेसर बड़े डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, ये क्या टाइटल है? इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि नॉर्मली तो प्रोफेसर ही होते हैं, लेकिन प्रोफेसर्स में फिर जब आपकी एक हाई स्टैंडिंग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, आपने जो तहकीकी मकाले हैं, आपने जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किए हैं, तो फिर आप बन जाते हैं मेरिटोरियस प्रोफेसर, जो पाकिस्तान में एक हाईएस्ट 22 ग्रेड की पोजीशन होती है। ठीक है। जब आप 4 साल से ज़्यादा मेरिटोरियस प्रोफेसर रहते हैं और जब आप रिटायर होते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एमराइटस के लिए कंसीडर कर सकती है। लाजमी नहीं है दे, लेकिन फिर भी एक क्राइटेरिया है उनके लिए कि आप यूनिवर्सिटी को शदीद ज़रूरत है आपकी, आप ताहयात प्रोफेसर बन जाएंगे उस यूनिवर्सिटी के, कि यूनिवर्सिटी में कोई भी रिसर्च का ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई डिफ़िकल्टी आ गई, किसी स्टूडेंट को गाइड करना है, प्रोफेसर एमराइटस मीन्स यू नो ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो आपने दूसरा का डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर, ये एक हायर एजुकेशन कमीशन का नेशनल प्रोफेसर कहलाता है। और आप ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान बनने के बाद 41 डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर बने हैं, और जो इंजीनियरिंग में मैं सेकंड हूँ, पहले GIK के रेक्टर थे, वो बने थे गालबन 2004 में, और मेरा जो IT में मैं नंबर पहला ही डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर हूँ। आप देखेंगे सिर्फ 41। जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर 2010 में हुए, एक उनके अपने शागिर्द प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी, जो इस वक्त कॉमस्टैक के हेड हैं, वो बने। तो डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर के लिए खाली आपकी एजुकेशन, पढ़ाना, सर्विस नहीं है, आपने अखबारों में आर्टिकल कितने लिखे, आपने सोसाइटी के लिए क्या काम किया, आपने अपने ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप दिलाने में, बाहर भेजने में, उनके कैरियर डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया, आपने बुक्स कितनी लिखी, वो बुक्स एज ए टेक्स्ट बुक कहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, फिर आप डिस्टिंग्विश्ड
नेशनल प्रोफेसर बनते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है, और ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर आपके दिल में जितनी जो बातें सवाल हैं आते आपने हैं। प्रोफेसर साहब से कह डाल दी है। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था जो ब्रेक से पहले मैं करना चाह रही थी, लेकिन अब करूँगी कि आपने जैसे बताया कि आप इस तरह के गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर आपने जो है इस तरह पूरी आपकी स्ट्रगल है, पूरी लाइफ आपने इस तरह किया है और आपको पढ़ने का शौक़ था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिविलेज नहीं होते इन चीज़ों को करने के, और उनमें मतलब वो करना चाहते हैं लेकिन उनको बहुत सारी सहूलतें नहीं मिलती और वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किस तरह करें, क्या करें। तो आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो आपकी फैमिली ने प्ले किया, असातिज़ा ने प्ले किया, और आपने उसको किस तरह से केटर किया? मतलब आपके टाइम पे भी एक ऐसी चीज़ आई होगी ना दिमाग में कि मेरे पास तो इतनी सहूलतें नहीं है, पैसे नहीं है, शायद मैं नहीं कर सकूँगा। कि जो हमारी उस ज़माने की येलो स्कूल्स कह लें, प्राइमरी स्कूल्स कह लें, वो टीचर जो उस्तादजा होते थे ना, वो 3 बजे तक तो पढ़ाते थे, फिर हम घर जाते थे खाना खाकर, फिर कहते थे 4 बजे से 7 बजे फिर आएँ, उसी स्कूल में बिठा देते थे। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कि आम है, आम हमने वहाँ थर में पहले देखा ही नहीं। 5वीं तक हम पहुँचे तो हमने आम ही नहीं खाया, वहाँ थर में कहाँ से आम आएगा। तो आम का जब हमारा दूसरी क्लास में जब थे ना, या पहली के सेकंड जो प्राइमर था उसमें आम था, तो हमने टीचर को कहा आम, ये तो देखा, तस्वीर देखिए। तो उन्होंने कहा सब लोग मिट्टी लाएं, कलर लाएं, हमने ग्रीन बनाया, फिर कहा ये येलो बनेगा, फिर ये है। फिर शायद हमें तीसरी जमात में आए तो एक किसी को उन्होंने कहा कि अभी कुछ आम ले आए जो मुझे बच्चों को टेस्ट कराने हैं। तो इस लेवल तक उस्तादजा का एक रोल था। और मैं कह रहा हूँ, मुझे तो मेजर जहाँ पे जो अच्छे टीचर मिले, और डेफिनेटली पेरेंट्स से तो इंस्पिरेशन होती है, वाल साहब टीचर थे, लेकिन हमारे सब क्लास में जो भी बच्चे होते थे सबको ज़्यादा पढ़ने का इस तरह का शौक था। गांव का नाम जरा बताएं। कांटियो नाम है गांव का नाम। अच्छा। कांटियो, ये उमरकोट, जहाँ अकबर बादशाह पैदा हुए, उमरकोट से ये 40 किलोमीटर पे है। और अब सड़कें ऐसी बन गई हैं कि पहले हम 4 घंटे में पहुंचते थे खेखड़ा पे, उससे पहले तो ऊँटों पे जाते थे, अब हम वहाँ 40 मिनट में पहुंचते हैं। ओके। और अब इस वक्त का जो बच्चा है, उसके वहाँ के बच्चों के क्या ड्रीम्स हैं? वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है आज का नौजवान उस इलाके का, और क्या उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्पेशली देखें, अल्लाह ताला के बड़े बड़े कर्म हैं कि वहाँ कोल डिस्कवर हुआ, दुनिया का 7th लार्जेस्ट रिजर्व्स कोल के थर में। और वहाँ पे स्कूल्स में कई फैसिलिटीज़ आ गई हैं, सड़कें बन गई हैं, बसेस चलती हैं, ट्रांसपोर्ट है, एक्टिविटीज़ होती हैं। मुझे ये याद है कि एक दफ़ा मैं MIT था 2016 में जुलाई में, और अगस्त में मैंने मिट्टी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वहाँ जाकर लेक्चर दिया, जो थर के 20 और स्कूल्स में भी देखा गया और सुना गया। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं ज़रूर बताऊंगा, क्या है कि वहाँ आप एक बड़े गांव हैं, दूसरे लोग जो है ना हर टीले पे लोग हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। अच्छा, वहाँ कोई फैसिलिटी वो नहीं है। और वहाँ लोगों में अभी तक यही है कि बच्चों को वो थोड़ा सा अपने साथ रखते हैं, काम दिलाते हैं, या वो बच्चे आ जाते हैं बड़े शहरों में, हैदराबाद, कराची, मजदूरी करते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी तक भी ज़रूरत है इन चीज़ों की। अच्छा, लिटरेसी रेट भी कम है। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी कि जब ऐसे इलाके से कोई इस तरह का बच्चा, कोई एक कहते हैं ना निकल आया है, तो बाकियों के लिए भी इंस्पिरेशन होती है कि हम ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि जो जहाँ मेरा रिकॉर्ड था उसमें यही था कि मैं कोई पहला बच्चा हूँ जो थरपारकर से इस तरह की एक जर्नी फ्रॉम 3rd डेजर्ट टू नॉलेज कॉरिडोर, कि खाली PhD करने नहीं गया, उसके बाद मेरे कोई 200+ इंटरनेशनल ट्रैवल हुए हैं। मैं 12 साल यूनेस्को का विजिटिंग फेलो रहा हूँ,
और इटली में जाता रहा कंटिन्यूसली। और खाली मैं नहीं, मेरे जो स्टूडेंट मेरे साथ अटैच होते थे उनको भी अलाउ किया गया। और यूरोपियन मैंने 10 प्रोजेक्ट में फंडिंग इतनी अवेलेबल है इस वक्त, जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप थोड़ा टाइम दें, प्रपोजल लिखें, सबमिट करें, तो मेरे कोई 10 प्रपोजल अप्रूव हुए 2010 से लेकर अभी तक। एक बच्चा जो मैं यहाँ नाम लेकर कहूँगा, एक खुदा की बस्ती है हैदराबाद की, इंडस्ट्रियल साइट कोचड़ी, बिल्कुल एक छोटी सी, वहाँ एक तला रहमानी बच्चा था जो वालिद साहब कोई ईंटों का काम करते थे, मदर टीचर थी, वो पढ़कर आया। मैंने देखा कि कई एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, 3rd ईयर में बाहर जा सकते हैं, उसको 6 महीने यूएस की एक्सचेंज प्रोग्राम में चला गया। और वो बच्चा जब आया और उन्होंने बाकी बच्चों को बताया, स्टूडेंट्स को, उसके बाद इट्स लाइक फ्लड गेट्स आर ओपन। इतने स्टूडेंट्स बाहर गए, इतनी अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं कभी कहूँगा मौका मिलेगा तो आप उनको भी देखेंगे, वो भी एक राइजिंग स्टार हो गए हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे तो हम चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट्स में जिन्होंने जो आप, हम चाहेंगे कि उनको हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करें और यूनिक कहानियां जो हैं आप हमें उनसे ज़रूर कनेक्ट कराएं। आखिर में डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने बहुत खूबसूरत बात शुरू में की थी जब आप अपने अवाइल उम्री की कहानी हमें सुना रहे थे कि उस 3 साल बड़े लड़के को जिसको इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो 3 साल में एक वक्त आया कि पहले डॉक्टर साहब क्लास में फर्स्ट आया करते थे 3री जमात तक, तो 4थी में वो फर्स्ट आया। और आपने इसको अपनी सक्सेस के गुर में गिनवाया इस चीज को कि अपने से आगे किसी को जाते हुए देखने का ज़र्फ पैदा करना। बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर साहब यहाँ पे ये है कि आज के दौर में तो अब स्टूडेंट्स में इतना कंपटीशन नंबरों का हमने डाल दिया है कि ये ज़र्फ कहाँ से लेकर आए? हमें उनको स्किल की तरफ डाइवर्ट करना है। कंपटीशन तो आप करें, लेकिन मैंने एक छोटा सा एक वर्ड बनाया है, एक स्लोगन कह लें, मंत्रा कह लें, खास, KHAS, खास। मैंने अपनी 36-38 साल की टीचिंग में उस खास को आगे रखा है। जब मैं क्लास में जाता हूँ, खास का पहला वर्ड है नॉलेज, K से नॉलेज, K से नॉलेज है। दूसरा है H, ठीक है, हेल्प। A एप्टीट्यूड, पॉजिटिव एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। A से है स्किल। तो मैं कहता हूँ हर बच्चा जो है ना, अगर आप टीचर क्लास में जाता है, हर बच्चे को फील करे कि ये एक प्रोजेक्ट है, हर बच्चा गॉड गिफ्टेड है, हर बच्चे में कोई न कोई यूनिक टैलेंट है। तो अगर उस बच्चे को यही समझाया जाए कि अगर तुमसे जो दूसरा तुम्हारा क्लासमेट आगे निकलता है तो तुम प्राउड फील करो। इसका स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रोल है। कहते हैं ना, स्पोर्ट्स क्यों कराई जाए? स्पोर्ट्स में जो सबसे अच्छी चीज यही आती है कि जब आप स्पोर्ट्स में खेलते हैं, आप हार जाते हैं ना, आपको बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि आपको ये होता है मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर आगे आऊंगा, कल एक और मैच है, मैं उसको खेलूंगा। एग्जैक्टली। उसमें टीम वर्क का भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि टीम के साथ आपने लेके चल रहे हैं, अकेले नहीं कि आप अकेले तो उस तरह से इस चीज की बड़ी जरूरत है। मैंने तो जो देखा है, तो मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो कभी नहीं फील करते कि मैं खुद देखता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है मेरे अंडर PhD की है, शी हैज बिकम अ वाइस चांसलर। तो जहाँ पे कुछ कमेटीज हैं हमारी, वहाँ वो कन्वीनर होती है, आई वर्क एज ए डिप्टी कन्वीनर। तो आई ट्रूली फील प्राउड कि मुझसे आगे लोग निकल रहे हैं। मीन्स जो गाइडेंस है, मेंटरशिप है, दैट मैटर्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, बहुत लुत्फ आया आपसे मुलाकात करके। आपकी तो शख्सियत और आपकी तो शख्सियत के इतने पहलू और आपका तजुर्बा कि आपके साथ तो एक नहीं बहुत से सेशंस राज़ी पाकिस्तान के हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। हमारा अब वक्त है कि हम छुट्टी करें। जी बिल्कुल है ना जी, तौसीक सर छुट्टी करें, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने इतना एब्जॉर्ब कर लिया ना इस चीज़ को, और वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। एग्जैक्टली आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। जिंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।